नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हम जानते हैं कि कोरोना के चलते बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर आपको आंकड़ों के जरिए हम बताने की कोशिश करें तो 15 राज्यों के सर्वे ये कहते हैं, उनसे ये सामने आया है कि शहरी क्षेत्र में सिर्फ 24% से नियमित ऑनलाइन क्लासेस हो पाई हैं और जो झुग्गी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं सिर्फ 8% बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें 75% अभिभावक मानते हैं कि पढ़ाई पर असर हुआ है, इस सर्वे के मुताबिक सामने आया है। और यूनेस्को ने यह तक कहा है कि 500 से ज्यादा दिन स्कूल बंद रहने से 32 करोड़ बच्चे जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञों का कहना है कि देश भर में स्कूलों को खोलने की सिफारिश उन्होंने की है और बताया है कि चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जा सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि छोटे बच्चों में कोरोना का खतरा कम है, इसलिए पहले प्राथमिक स्कूलों को खोलना चाहिए और इसके बाद ही जो मिडिल स्कूल्स हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, उनको खोला जाना चाहिए। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर चांद वट्टल है, चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के गंगाराम अस्पताल दिल्ली से, और डॉक्टर संजीव वागई हैं, पीडियाट्रिशियन है और चेयरमैन है नेफ्रॉन क्लिनिक के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजीव वागई, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। यहाँ पर जो पहली लहर देश में और जो दूसरी लहर कोरोना की आई, उसमें बच्चों के संदर्भ में समझना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत कम प्रभावित हुए हैं। किस तरह के आंकड़े आपके पास हैं? क्या देखा आपने इन दोनों लहरों में, जो छोटे बच्चे हैं उनमें कोरोना के असर को लेकर? गुड मॉर्निंग जी। इसमें 4 मेजर पॉइंट्स हैं, मैं उनको करता हूँ। जो 2020 वैक्सीन 2020 जो आंकड़ा था अप्रोक्सीमेटली 9 to 11 वर्ल्ड वाइड जो डेटा है, और 2021 डेटा 24 पहुंचा है। ये जो डेल्टा के कारण बच्चों में डिजीज होती है, माइल्ड होती है, लेस देन 1% को हॉस्पिटलाइज कर। बट इसमें महत्वपूर्ण चीज है, बच्चों में रिलीज होती है जो हम टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ बी क्लास स्विच। डॉक्टर संजीव, आपको आपके ऑडियो को हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उसको पहले ठीक करने के लिए। डॉक्टर चांद वत्तल, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब आईसीएमआर के विशेषज्ञों ने सर्वे वगैरह देखने के बाद और जिस तरह की स्टडीज सामने आई है उसके बाद ये कहा है कि स्कूलों को खोल दिया जाना चाहिए, और वो भी मिडिल स्कूल से पहले प्राइमरी स्कूलों को खोलने की बात उन्होंने की है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा है एक्चुअली आईसीएमआर ने, जो आपने खुद ही कहा है कि 32 करोड़ बच्चे इफेक्ट हुए हैं और ये 500 दिनों से स्कूल अब बंद हैं। ये काफी हद तक इफेक्ट कर रहा है बच्चों को और एडोलसेंट्स को भी। तो ये बिल्कुल ठीक टाइम है जिस पे कि इसके बारे में विचार करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा है कि टर्म की बेसिस पे जो वेरियस लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन को स्कूल्स खोल देने चाहिए। मैं इनसे सहमत हूँ जो विशेषज्ञ वहां पे कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से 10 साल तक या 5 साल से 7 साल तक, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं एज कम्पेयर टू जो हायर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन हैं। तो ये बिल्कुल ठीक सोच है और टाइम प्रोबेबली हैज कम कि वी शुड थिंक ओवर इट एंड ऑन टर्न की बेसिस वी शुड एनकरेज ओपनिंग ऑफ स्कूल्स। बिल्कुल। डॉक्टर वागई, आपकी बात उस वक्त पूरी नहीं हो पाई थी। आपसे वही मैं जानना चाह रही थी कि पहली लहर में और दूसरी लहर में जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनमें किस तरह का असर देखा था? जी, तो जो पिछले साल का जो डेटा है, सीडीसी एंड ग्लोबल डेटा है, जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 9 to 11% इन्वॉल्व थी। इस साल 22% से 24% है। तो बच्चों में जो डेल्टा वेरिएंट का असर है वो ऑब्वियसली पड़ा है। बट जो महत्वपूर्ण चीज है, जो बच्चे अभी फुल्ली अनवैक्सीनेटेड है इंडिया में, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल और बाकी अदर कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस में 12 साल और 18 साल के बीच में वैक्सीनेशन शुरू कर गए हैं। और इस हफ्ते 5 और 12 साल की एज ग्रुप का परमिशन WHO देने वाला है फॉर फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन। एंड अगले महीने से 6 महीने से लेकर 5 साल तक भी अप्रूवल की संभावना है।
इंडिया में फिलहाल वैक्सीन अभी अप्रूव नहीं है बच्चों के लिए और शुरू नहीं करी गई है। मेरा यह कहना है कि जब भी वर्ल्ड वाइड स्कूल्स खुले हैं उसमें एस्ट्रोनॉमिकल सर्ज हुई है। मैं आपको आंकड़े देता हूं, यूएसए में 50,000 न्यू केसेस हुए हैं पिछले महीने में। ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का डेटा है। यूके में सर्वे किया गया है ओवर 3 मिलियन पेरेंट्स, उसमें कहा गया है कि 72 पेरेंट्स आर रिलक्टेंट टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। यूके में खाली पिछले महीने 1 लाख न्यू केसेस आए हैं। यूएसए में टोटल 5.5 मिलियन केसेस पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के हैं। जो स्कूल्स हैं ये हब बन सकते हैं ट्रांसमिशन के। जो बच्चे होते हैं सेम वायरल लोड कैरी करते हैं एडल्ट के मुताबिक, और स्कूल्स अक्सर देखा गया है में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वैक्सीन के अलावा है वेंटिलेशन। जी। स्कूल्स की वेंटिलेशन पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्कूल खोलने से पहले हमें एक हाइब्रिड मॉडल फॉलो करना चाहिए, ऑनलाइन एंड इन पर्सन क्लासेस इकट्ठा एंड स्पेसिंग के साथ। हमें यह पता है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है वायरस का माइक्रो एयरोसोल से 60 फीट से ज्यादा ट्रैवल कर सकता है। हमें कुछ बच्चे सुबह के शिफ्ट में पढ़ाने हैं, कुछ बच्चे दोपहर की शिफ्ट में पढ़ाने हैं, ताकि ज्यादा क्राउडिंग ना हो स्कूल में। स्कूल की बसेस का ध्यान रखना है कि वहां ट्रांसमिशन ना हो। और सबसे जरूरी है स्कूल टीचर्स एंड स्टाफ मस्ट बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। जी, तो डॉक्टर यहाँ पर आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही, और डॉक्टर चांद बट्टल यहाँ पर ये भी सलाह दी गई है कि जो बुखार टेस्ट किए जाते हैं उनके बजाय जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो उनके संक्रमण की जांच हो। इसके पीछे क्या वजह देखी जा रही है? क्योंकि जब स्क्रीनिंग होती है, जब हम दफ्तरों में भी दाखिल होते हैं तब स्क्रीनिंग हो रही है कि आपको टेम्परेचर तो नहीं है, उसके बजाय टेस्ट की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर बगाई जी जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि ये सारा जो है काफी सोच समझ के विचार करने के बाद ये टर्न की बेसिस पे, जैसे मैं कह रहा था, इसको खोला जा सकता है। और टेस्टिंग की व्यवस्था बिल्कुल ठीक बिल्कुल होनी चाहिए। टेस्टिंग के बगैर इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हर जगह का अपना अपना ट्रांसमिशन चल रहा है। ओवर डिस्पर्शन जो हम कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन में, वो बिल्कुल हमें इस तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा कि एक ही फिगर हर जगह फिट नहीं होगी। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में अपना अपना आंकड़ा होना चाहिए और उसके हिसाब से आगे चलना चाहिए। और बच्चों में इवन दो इन्फेक्शन जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनमें सीवियर इन्फेक्शन थोड़े कम होते हैं देन एडल्ट। और वाकई में अभी वैक्सीनेशन बच्चों में शुरू नहीं किया गया है, तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है अगर वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि मास्क वगैरह छोटे बच्चों में यूज कर पाना थोड़ा इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो एज ए रिजल्ट जो हैंडलर्स हैं, और यहाँ पर डॉक्टर वत्तल टेस्टिंग का मतलब क्या एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगा? एंटीजन टेस्टिंग, अभी अच्छे एंटीजन टेस्ट भी आए हैं जिनकी सेंसिटिविटी 95 से 97% है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो वो रैपिड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट जो पहले शुरू हुआ था फर्स्ट वेव में, जिनकी सेंसिटिविटी 40% थी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जैसे ऑर्थो वगैरह ने रैपिड एंटीजन टेस्ट बनाए हैं जो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी सेंसिटिविटी 97% है। तो ऐसे एंटीजन टेस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है जो काफी सस्ते हैं एज कंपेयर टू द क्लासिकल सीवी नेट एसेज, जिनका कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो ये लोकल एरिया में इंस्टॉल की जा सकती है छोटी छोटी मशीनें, और वो एक रेफरल सेंटर्स बनाने चाहिए, एक मापदंड बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से नहीं खुला छोड़ सकते कि चलो जी आ जाओ। इसके लिए गाइडलाइंस बननी चाहिए, फॉर्म गाइडलाइंस होनी चाहिए। करना क्या है, नोडल सेंटर कौन है, अगर टेस्ट करना है कौन करेगा, कौन इसको देखेगा, विशेषज्ञ कौन देखेगा। इसको खुला करके ऐसे नहीं कह सकते चलो जी आ जाओ। इसके लिए बिल्कुल एक गाइडलाइन फॉर्म बनानी है जी, उसमें नोडल सेंटर्स बनाने हैं, उसमें कौन इसका केयर करेगा, कहाँ रिपोर्टिंग होगी, और अगर किसी का पॉजिटिव आता है या कुछ आता है तो उस तरीके को उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल
तो यहाँ पर बिल्कुल आप दोनों ने जिस तरह की चांसेस रहते हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप दोनों ही कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन को, स्कूल को मिलकर बहुत जिम्मेदारी के साथ इस कदम को उठाना पड़ेगा। जब चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे, खासकर जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा होना चाहिए, जो स्टाफ है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना चाहिए और टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव बागई, डॉक्टर चांद मतल, आप दोनों का यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपने साझा की हैं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बच्चों से हटकर बात करेंगे बुजुर्गों की कि किस तरह से लॉकडाउन ने बुजुर्गों की मनस्थिति पर कितना बुरा प्रभाव डाला है।